हाइड्रोजन की बात अगर हम लोग करें तो हाइड्रोजन की डिटेलिंग करनी है इस चैप्टर में, है ना। तो अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई पीरियोडिक टेबल में पोजीशन वगैरह क्या है इसकी। हाइड्रोजन की अगर बात करो तो एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 1। ठीक है। अगर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या बोलते हैं, H। अगर इसके आइसोटोप्स बताएं हम तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have different mass number or you can say different atomic masses, इनको आइसोटोप्स बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के अगर आइसोटोप्स की बात करें तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपके 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये 3, एक को बोलते हैं 1H1, दूसरे को बोलते हैं 1H2, तीसरे को बोलते हैं 1H3। ये जो है इसका नाम है प्रोटियम, दिस इज ड्यूटीरियम, ड्यूट्रियम भी बोलते हैं, दिस इज ट्राइटियम और ट्राइशियम। ये जो प्रोटियम है इन जनरल वे में जब बोला जाता है हाइड्रोजन तो इसका मतलब प्रोटियम की बात की जा रही है। ठीक है। ये जो होता है ये 1H3 जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, और 1H2 जो होता है इसको D से भी डिनोट करते हैं और इसको हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। क्लियर है बात इतनी। मास ज़्यादा हो गया ना, देखो इसकी तो ज़्यादा अब आप बोलोगे हैवी तो ये भी है, इसकी ज़्यादा बात ही नहीं की जाती क्योंकि जो भी रेडियो एक्टिव हो जाएगा ना किसी में, वो रेडियो एक्टिव की प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाती हैं, तो जनरल डिस्कशन में उसकी बात ही नहीं करते। ठीक है। जैसे मान लो क्लास है, अगर क्लास में बच्चों के क्वालिटीज़ की वो किया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है, तो कोई ऐसा होगा, मान लो कोई एकदम में आइंस्टीन निकल गया, तो उसको जब नॉर्मल कम बच्चों को कंपैरिजन देखा जाएगा तो उसको फिर नॉर्मल में हम नहीं रख सकते क्योंकि वो तो आइंस्टीन हो गया ना। आइंस्टीन का मतलब बहुत अगर ब्रिलियंट बहुत तेज है अगर, और कोई मान लो क्लास में है बहुत ज़्यादा बदमाश है तो उसको एक्सेप्शन में अलग ही रख दिया जाएगा ना, कॉमन प्रॉपर्टीज़ में नहीं लेंगे। तो जब भी कॉमनली हाइड्रोजन की बात की जाती है तो दैट इज प्रोटियम की बात करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 होगा। जब भी बोला जाए हैवी हाइड्रोजन दैट इज 1H2, ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर 1 है और उसका मास नंबर 2 है। और जब भी बोला जाए रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन देन इट इज 1H3 दैट इज ट्राइटियम और ट्राइशियम रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। क्लियर है बात। जैसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या यहाँ लिखते हैं कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ऑल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के सारे आइसोटोप्स में नंबर ऑफ नाइट्रोजन निकालना, न्यूट्रॉन निकालना है। तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन अगर कैलकुलेट करना है तो न्यूट्रॉन हम निकालते हैं मास नंबर माइनस जेड करते हैं, यही तो करते हैं। अब 1H1 के लिए देख लो, 1H1 के लिए न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर ऊपर वाला नंबर और जेड नीचे वाला नंबर, तो 1 - 1 0 आ जाएगा पहले वाले में। ऐसे ही अगर हमें 1H2 के लिए निकालना है तो यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा, ए होगा ये 2 नंबर और z नीचे वाला 1। ऐसे ही अगर आपको 1H3 के लिए निकालना है न्यूट्रॉन तो 3 - 1 दैट इज 2। अब टोटल अगर आपको करना है तो क्या करोगे,
0 +1 +2 कर दोगे, कितना आ जाएगा आंसर आपका? 3। सबको क्लियर है? बाकी लोग भी बोल सकते हैं, विदुषी थोड़ी पढ़ रही है। तुमको कुछ लोग को तो नींद आ रही है। ये अभी किसकी आवाज थी? हाँ हेमांग, तुम्हें तो नींद ही आ रही है लग रहा है। जल्दी सोते हो क्या हेमांग? अच्छा, 9:30 से। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा देखो, अब पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते। तो पीरियोडिक टेबल में हुआ क्या कि पीरियोडिक टेबल में इसकी जो पोजीशन है ना, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है और अभी तक डिस्प्यूटेड है। इसीलिए इसको पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल बीचों बीच में रख दिया गया। अब रीज़न क्या है, क्यों डिस्प्यूटेड है भाई? कोई कहता है इसको फर्स्ट ग्रुप में रखो, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है, इसमें रखो। ये फ्रांसियम नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वो हो रहा है। और कोई कहता है कि इसको 7th ग्रुप में रखो, या इसी को 17 बोलते हैं। अभी की पीरियोडिक टेबल अगर बोलेंगे तो इसको ग्रुप को बोलते हैं 17 ग्रुप। अब 17 में क्यों रखना चाहते हैं और फर्स्ट में क्यों रखना चाहते हैं, दोनों के पीछे रीज़न है। फर्स्ट ग्रुप जो है वो कौन सा है? उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। तो ये वाला जो ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। तो हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी शो करता हो जो इससे सिमिलर हो। दूसरा 17 ग्रुप जो है इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन फैमिली। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। क्यों इसको बीच में रखा गया, क्यों इसकी पोजीशन यहाँ पे या यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पाई? तो इसको बोला गया भाई तुम्हारा तो कुछ हो नहीं सकता, तुम त्रिशंकु की तरह बीच में लटक जाओ। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करो तो हाइड्रोजन का में 1 एटॉमिक नंबर होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका होगा 1s1। ठीक है, तो एक क्यों लिख रही हूँ मैं ऐसे बात इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। यानी कि आउटर शेल, एक ही शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर शेल है 1 इलेक्ट्रॉन। और जो एल्कली मेटल थे उनको भी देखा गया कि उनके आउटर शेल में भी इतने ही 1 इलेक्ट्रॉन थे। जैसे अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसका होता है 1s2 2s1। सोडियम की अगर बात कर लो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ऐसे ही जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे सब में, जैसे लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम का जब करेंगे हम लोग तो पोटेशियम में लास्ट में 4s1 आएगा। ऐसे ही रुबीडियम में करोगे तो रुबीडियम में लास्ट में 5s1 आएगा। फिर आपका सीजियम में करोगे तो लास्ट में 6s1 आएगा। फ्रांसियम में करोगे कॉन्फ़िगरेशन तो लास्ट में 7s1 आएगा। यानी कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इतनी बात क्लियर है सबको? तो हाइड्रोजन के भी आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके भी आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है और s में ही 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको s ब्लॉक में रखना चाहिए। किसके साथ रखना चाहिए? एल्कली मेटल के साथ रखना चाहिए। तो ये एल्कली मेटल से सिमिलरिटी हो गई। अब बात करें कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर,
अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब होता है कि पॉजिटिव आयन बनाना। पॉजिटिव आयन का मतलब होता है कैटायन। और कैटायन कोई कब बनाता है? जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तभी तो पॉजिटिव आयन बनाएगा। यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है और इलेक्ट्रॉन, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी। तो ऐसा देखा गया कि हाइड्रोजन जो है अपने 1s1 के जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपने अंदर से निकाल देता है और H प्लस बना लेता है, जैसे लिथियम भी बनाता है। भाई 1s2 2s1 है, ठीक है, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को निकालता है बाहर और लिथियम प्लस बनाता है। ऐसे ही सोडियम भी बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के क्या बना लेता है? सोडियम प्लस। हाँ, तो सभी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी कि ये वाले भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के हैं, एल्कली मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है और ये मेटल का +1 आयन बनाते हैं। ये सब सारे मेटल्स को हमने M प्लस लिख दिया। और इसी तरीके से हाइड्रोजन भी क्या करता है? H प्लस बनाता है। तो सिमिलरिटी हो गई इससे। इसको बोलते हैं मोनो पॉजिटिव कैटायन फॉर्मेशन। मोनो पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, +1 चार्ज आता है। अब और देखते हैं, देखो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। वैलेंसी की बात कर ले, ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर ले। देखो हर जगह इसको बॉन्ड तो एक ही बनाना है। कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनाएगा तो कितना बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करो तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कई तरीके की देखने को मिलती है हमको। ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी दिखेगी आपको, 0 भी दिखेगी आपको, -1 भी दिख जाती है। कैसे कैसे? देखो +1 कहाँ दिखती है इसकी? +1 अगर देखो, जैसे मान लो हमने बोला HCl, ठीक है, तो HCl अगर आयनाइज होता है, तो ये H प्लस बनाता है और Cl माइनस बनाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे जो चार्ज है वही तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका, +1, ठीक है। अब मान लो हाइड्रोजन H2 गैस के फॉर्म में है, तो ये जो एटमॉस्फेयर में इसी फॉर्म में होता है, ये नेचुरल स्टेट है इसकी। नेचुरल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होती है। फिर उसके बाद एक कंपाउंड होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइड्राइड, जैसे कैल्शियम का हाइड्राइड होता है CaH2। यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन के निकालते हैं तो ये -1 आते हैं। जैसे NaH होता है सोडियम का हाइड्राइड, यहाँ पे भी -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है इससे क्या क्या पता चलता है? भाई ऑक्सीडेशन नंबर अगर हाइड्रोजन शो करता है +1, ठीक है, तो आप देखो कि लिथियम भी +1 शो करता है, सोडियम भी शो करता है +1, पोटेशियम भी शो करता है आपका +1, यानी कि एल्कली मेटल भी +1 शो करते हैं और ये भी +1। तो सिमिलरिटी हो गई। एक और ऑक्सीडेशन नंबर थी -1, ठीक है। -1 ऑक्सीडेशन नंबर मतलब H के ऊपर माइनस चार्ज है। तो ऐसे ही अगर आप देखो तो फ्लोरीन को देख लो, तो फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और F माइनस बनाता है। क्लोरीन को देख लो, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, Cl माइनस बनाता है। ब्रोमीन को देख लो, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये सारे हैलोजन हैं। हैलोजन को जनरली हम X बोलते हैं।
तो हेलोजन क्या बनाता है, X माइनस बनाता है, यानी कि हेलोजन क्या होते हैं, -1 शो करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और हाइड्रोजन भी शो करता है, तो हेलोजन से सिमिलरिटी हो गई है। तो अभी तक हेलोजन से हमने एक सिमिलरिटी पढ़ी, एक तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा, हाँ कोई कुछ कह रहा है, जीनॉन का वैसे अगर फ्री स्टेट में है तो 0 होगा, वैसे ज्यादातर जीनॉन +8 शो करता है। ठीक है, वैसे तो इनर्ट गैस है, ऑक्सीडेशन नंबर तो उसी का होता है ना जो किसी से इलेक्ट्रॉन ले, किसी का से इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, जो बॉन्ड बनाए। तो बाकी तो बनाते नहीं, लेकिन जीनॉन जो होता है कंपाउंड बनाता है, जैसे कि हम लोग XCO4 पढ़ते हैं, XCF4 पढ़ते हैं, XCF6 पढ़ते हैं, इसके बहुत कंपाउंड होते हैं, जीनॉन के कंपाउंड होते हैं। तो अकॉर्डिंगली होगा, जैसे यहाँ पे देखो +6 हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखो तो +4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो +8 हो जाएगा। क्लियर है बात? +8 से ऑक्सीडेशन नंबर किसी का ज्यादा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर रहे हो और कहीं +8 से ज्यादा आ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है अपना। इसके बाद अगर बात करें तो वैलेंसी की बात हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर की भी बात हो गई। अगर हम लोग बात करें कि कैसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है जैसे हाइड्रोजन H2 बनाता है, तो ये सिमिलरिटी है हेलोजन से। जैसे हाइड्रोजन H2 बनाता है, वैसे ही हेलोजन क्या बनाते हैं, Cl2 बनाते हैं, F2 बनाते हैं, Br2 बनाते हैं, I2 बनाते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब 2 एटम से एक मॉलिक्यूल में। तो ये सिमिलरिटी हेलोजन से हो गई। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखो, जैसे आपके सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये सब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से कंबाइंड होते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब जैसे आपका क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से कॉम्बिनेशन शो करते हैं। जैसे मान लो सोडियम है, तो ये क्लोरीन जो होगा Cl- ये NaCl बनाता है, ठीक है। ऐसे ही Na+ और F- कंबाइंड होंगे तो NaF बनाएंगे। इसी तरीके से H+ और F- कंबाइंड होंगे तो HF बनाएंगे। क्लियर है बात? H+ और Cl- कंबाइंड होंगे तो HCl बनाएंगे। तो इस तरीके के कंपाउंड, जैसे सोडियम और ऑक्सीजन कंबाइंड होता है तो Na2O बनाता है, वैसे ही हाइड्रोजन कंबाइंड होता है तो H2O बनाता है। तो ये सिमिलरिटी किससे हो गई? ये सिमिलरिटी हो गई एल्कली मेटल से। क्लियर हो रही है सबको बात? अब जैसे मान लो बात की जाए कि इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। अब बोलोगे इलेक्ट्रोलिसिस किसकी करवा दें? जैसे मान लो एक बार HCl की कराते हो, HCl का एक्वा सोल्यूशन ले लो, वाटर में सोल्यूशन बना लो, और ये आपका H+ और Cl- बनाएगा। भाई इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हो आप और उसके थ्रू वो आयंस में ब्रेक होता है, तो ये H+ और Cl- बनाएगा। इसी तरीके से अगर देखो आप नमक का वाटर में सोल्यूशन बना दो, NaCl इज कॉमन सॉल्ट, यही तो खाने में हम लोग यूज करते हैं। इसका एक्वा सोल्यूशन बना दो और इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, तो देखते क्या हम लोग कि जैसे यहाँ पे H+ है, Cl- है,
यहाँ पे देखो Na प्लस है और Cl माइनस में ब्रेक होगा। अब ये जो H प्लस होता है ना, ये क्योंकि पॉजिटिव होता है तो कैथोड की तरफ जाता है, और कैथोड की तरफ जब ये जाता है तो ये H2 बनाता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और कहाँ पे बनाता है? कैथोड पे। इसी तरीके से सोडियम जो है, ये सोडियम मेटल बना लेता है और बाद में ये NaOH में कंबाइंड होता है, और ये भी सोडियम भी जो है वो कहाँ पे मिलता है हमें? कैथोड पे मिलता है। तो अगर बात की जाए कि एल्कली मेटल का अगर सॉल्ट लेते हो आप और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो एल्कली मेटल कहाँ पे मिलती है? कैथोड पे। उसी तरीके से अगर आप HCl लेते हो, इनका एक सोल्यूशन लेते हो, तो हाइड्रोजन हमें कहाँ पे मिलती है? कैथोड पे। तो ये दोनों सिमिलरिटी हो गई। क्लियर है बात? मतलब जैसे सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है वो कैथोड पे जाता है, वैसे ही H प्लस जो है वो भी कैथोड पे जाता है। तो दोनों कैथोड पे जाके डिपॉजिट होते हैं, इसलिए ये सिमिलरिटी हो गई। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब एक और बात कर लेते हैं, जैसे मान लो हाइड्राइड एंड हैलाइड फॉर्मेशन। ये हेलोजन से सिमिलरिटी है। क्या होगा? हाइड्राइड कैसे बनेगा? H है हमारे पास, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H माइनस बनाएगा। हेलोजन क्या होता है? हेलोजन फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। तो ये इससे सिमिलरिटी दिख रही है आपको हेलोजन से? उसके बाद एक और पॉइंट आता है हेलोजन से सिमिलरिटी का। अगर हम लोग बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, अब आयनाइजेशन एनर्जी में ना ये सिमिलरिटी शो करता है आपका इसके साथ, क्या कहते हैं, हेलोजन के साथ। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन का मतलब है कि H प्लस बनाना, ठीक है, यानी पॉजिटिव वाला आयन बनाना। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो हाइड्रोजन है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो ये H प्लस बनाता है। तो इसमें क्या होता है? एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको देनी पड़ती है। मतलब H प्लस जो बनता है ना, वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ती है। उसी तरीके से अगर आप लेते हो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब लेते हो, ठीक है, और इनका पॉजिटिव आयन बनाना चाहते हो, मतलब इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो भाई क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले एलिमेंट है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन निगेटिव पावर बहुत अच्छी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहते। तो जब इससे भी इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करोगे ना, अगर कर पाओगे, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो ये हेलोजन से सिमिलरिटी हो गई। हेलोजन से भी इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, और हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। क्लियर है बात? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हो जाएगा किससे? एल्कली मेटल से। अगर डिफरेंस बोला जाए तो एल्कली मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी ये शो नहीं करता है, तो आप बोल सकते हो कि एल्कली मेटल जो होते हैं, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनसे अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है। थोड़ी सी एनर्जी दो, ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है बिल्कुल, मतलब क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी होती है ना,
तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए एकदम तैयार है, जो तैयार है उसको थोड़ी सी एनर्जी दे दो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली टेंडेंसी के हैं। अब आप चाहते हो इलेक्ट्रॉन निकालो, आयनाइजेशन करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये तो बड़ा टफ होगा। जब भी काम नेचर के अपोजिट होगा तो एनर्जी बहुत लगेगी। क्लियर है बात? इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों कैरेक्टर शो हो गए, लेकिन इसको मोस्टली इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्लोज ये हेलोजन के होता है। ज़्यादातर में 1s1 जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसकी वजह से पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप में इसको कभी कभी अटका दिया जाता है, ठीक है, रख दिया जाता है। लेकिन ये ज़्यादा जो सिमिलरिटी शो करता है ना, वो आपका उससे शो करता है, और कुछ तो प्रॉपर्टीज शो करता ही है, तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ता है हमको, भाई कुछ भी ज़्यादा भी एनर्जी देने पे भी प्लस तो बनाता ही है ना, H प्लस तो बनाता ही है, जैसे Na+Cl, ठीक है, और H माइनस भी बनाता है इसकी तरह, F-Cl- की तरह, तो है तो बीच का ही, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर्टीज ये हाइड्रोजन हेलोजन से सिमिलर शो करता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब देखो, जैसे आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हाइड्रोजन भाई, अब तुम बोल रहे हो कि एल्कली मेटल की तरह सिमिलरिटी शो कर रहा है ना, तो इसको तुम मेटल में रखोगे या नॉन मेटल में रखोगे, है ना भाई? एल्कली मेटल जो होते हैं वो लेफ्ट में होते हैं, तो लेफ्ट में पीरियोडिक टेबल के तो मेटल होते हैं, नाम में ही मेटल है इनके, ठीक है, तो मेटेलिक है। और इधर 17 और 18 ग्रुप तो लास्ट में होते हैं ना, इधर राइट में बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के, तो राइट वाले जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, तो ये तो नॉन मेटल है। तो अब हाइड्रोजन को किस में रखोगे? तो ये देखा गया कि ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ये इसकी शो करता है 17 की, इसलिए हाइड्रोजन को हम कंसीडर क्या करते हैं, नॉन मेटल। क्लियर है बात? ये याद रखेंगे, इट इज कंसीडर्ड एज प्रॉपर्टीज भले वो शो कर दे, पर ज़्यादा प्रॉपर्टीज ये इसकी शो करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल। क्लियर? तो एल्कली मेटल से डिफरेंस में भी इसको शो कर सकते हो आप, आयनाइजेशन एनर्जी वाला भी डिफरेंस हो गया एल्कली मेटल से। एटॉमिसिटी में भी आप कह सकते हो, जैसे हाइड्रोजन अरे सोडियम पोटेशियम ये Na+K+ ये सब बनाते हैं, और एटॉमिसिटी में हेलोजन के ये पास में आ गया, क्योंकि Cl2F2 Br2 I2 बनता है, उसी तरीके से H2 बनता है, ठीक है। अब देखो, अगर हमें डिफरेंस देखना है हेलोजन से कि क्या क्या डिफरेंस होंगे, अभी तो हम सिमिलरिटी की बात कर रहे थे, तो H- ये बनाता तो है, हाइड्राइड बनाता तो है, ठीक है, लेकिन इसकी टेंडेंसी लेस होती है, हाइड्राइड वाले कंपाउंड कम ही मिलते हैं, लेस टेंडेंसी होती है इसकी टू फॉर्म हाइड्राइड। उसके बाद अगर डिफरेंस देखो हेलोजन से, तो हेलोजन क्लोरीन की अगर बात करो तो क्लोरीन मान लो H से रिएक्ट कर रहा है, HCl बना रहा है, ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्लोरीन के पास ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन के पास कोई Lp है क्या? 0। लेकिन क्लोरीन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 3 Lp होंगे। Lp को बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, भाई शेयर यही वाला हो रहा है ना,
अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर देखो तो हेलोजन बॉन्ड बनाते हैं तो उनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस हैं, लेकिन हाइड्रोजन बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये शेयरिंग कर लेगा तो इसकी बात खत्म है, इसके पास एलपी तो होगा नहीं कभी। ठीक है, ये जीरो होगा इसके बाद। इसके बाद बात करें अगर नेचर ऑफ ऑक्साइड, जैसे हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो H2O बनाता है, ठीक है। अगर हम बात करें सोडियम जब रिएक्ट करता है तो Na2O बनाता है। अगर हम हेलोजन ले लें मान लो, तो हेलोजन एक क्लोरीन को ले लेते हैं तो ये बनाता है Cl2O7। अब अगर बात करो तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड कैसा है, ये न्यूट्रल बोलते हैं वाटर को, या आप एम्फोटेरिक बोल सकते हो। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जिसमें दोनों तरीके की प्रॉपर्टी हो, एसिडिक एंड बेसिक बोथ प्रॉपर्टीज, इसीलिए इसको न्यूट्रल भी बोला जाता है वाटर को। तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड कैसा है, न्यूट्रल है, जबकि जब सोडियम के ऑक्साइड का नेचर देखो तो ये बेसिक नेचर शो करता है। क्लोरीन के इस ऑक्साइड का नेचर अगर देखोगे Cl2O7 का, तो ये एसिडिक होता है। बेसिक का क्या मतलब होगा कि ये आपका रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, और एसिडिक का क्या मतलब है, ब्लू लिटमस को क्या करेगा, रेड कर देगा। और जो न्यूट्रल है वो क्या होगा, नो इफेक्ट ऑन लिटमस। बात समझ में आई। तो अगर ऑक्साइड से के नेचर को देखोगे तो ना तो ये उससे एल्कली मेटल से कम सिमिलरिटी दिखा रहा है और ना ही हेलोजन से दिखा रहा है। भाई क्लोरीन हेलोजन है और ये क्या है, एल्कली मेटल। क्लियर है बात। अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और अब वो नेक्स्ट